साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग 89 टू 92 पेज तक सरस्वती पांडे करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, आला खान तक पढ़ चुके थे। बुंदेलखंड के एरिया को खास करके हम लोगों ने कहा था कि आला गाने वाला एरिया है। ओके। और चार्ल्स इलियट के बारे में प्रश्न भी मैंने पूछा था टेस्ट में, आप लोगों ने अच्छे खासे लोगों ने गलत किया था, तो आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे पता चल चुका है। और इसी वजह से इसी गंभीरता को बढ़ाने के लिए हमने साहित्य सहचर प्रीमियम की बातचीत की है। तो आप लोग भी प्रीमियम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। ओके, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं विद्यापति को। ठीक है, तो विद्यापति इम्पोर्टेंट इसीलिए हैं कि ये बिहार से हैं, पहली बात मिथिला से हैं, और आदिकाल में, ठीक है, हमने अलग अलग करके नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, राष्ट्र साहित्य पढ़ा, उनमें बहुत सारे कवियों को पढ़ा। ओके, लेकिन यहाँ देखिए आदिकाल की बातचीत करते हुए इन्हें फुटकल में रखते हैं ये रामचंद्र शुक्ल जी, इन्हें और खुसरो को, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप देखेंगे कि हाईलाइट करके अलग से लिखा गया है इन्हें। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट है ये। एक बार प्रश्न भी पूछ लिया गया था, विद्यापति के गुरु का नाम या पिता का नाम कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? हरि मिश्र। ओके, और ये 20वीं ग्राम के हैं, दरभंगा जिले के। हो सकता है कि किस जिले से संबंध है तो पूछ लें, तो आप याद रखिएगा कि दरभंगा जिले से संबंध रखते थे विद्यापति। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए ये इनकी दो रचना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो है कृतिलता, कृति पताका, और तीसरा रचना, जो तीसरी रचना है वो पदावली। ये तीन आपके दिमाग से कभी नहीं उतरना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी भाषा देखिए, कृतिलता और कृति पताका की भाषा अभट्ट है, और पदावली की जो भाषा है वो मैथिली है। ठीक है, और इसी वजह से इन्हें पदावली की वजह से मैथिल कोकिल कहा जाता है, ऐसा शुक्ल जी भी लिखे हुए हैं अपनी किताब में। ठीक है, तो मैथिल कोकिल किस वजह से कहा जाता है? पदावली की वजह से। ओके, गोरक्ष विजय नाटक कुछ दृष्टि से इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि इनमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि कृतिलता में किस राजा और कृति पताका में किस राजा का वर्णन है? ओके, तो कृति पताका में हम पहले बता देते हैं शिव सिंह का वर्णन है। ओके, और कृतिलता में जो है कीर्ति सिंह का वर्णन है, कीर्ति सिंह का वर्णन है। ठीक है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से याद भी रख सकते हैं यदि कन्फ्यूजन आपको होता है। तो देखिए यहाँ भी लिखा गया कृति पताका में शिव सिंह का वर्णन है और कृतिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन है। अब देखिए कृति से कन्फ्यूजन रहेगा आपको कि क्या याद रखें, लेकिन कृति पताका में जो पताका दिख रहा है, जनरली हमने ये किसका पताका देखा है? खास करके हनुमान जी का पताका देखा है। ठीक है, तो एक भगवान का पताका देखा है, तो शिव एक भगवान है। ठीक है, हालांकि शिव को, जो हनुमान को भी शिव का ही एक रूप माना जाता है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, कि पताका तो शिव सिंह। ओके, तो इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं होगा। गोरक्ष विजय मैंने बता दिया कि क्या स्थिति है, संस्कृत और मैथिली दोनों में है। ओके, पुरुष परीक्षा संस्कृत कर्नाटक है, सॉरी संस्कृत रचना है, और इसमें आप देखेंगे कि ये और भू परिक्रमा दोनों इंपॉर्टेंट है, और याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपसे पूछ लेगा कि संस्कृत में क्या क्या लिखे थे, तो पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा। ओके, कृति लता और कृति पताका अब भट्ट में लिखा गया है, और गोरक्ष विजय नाटक और पदावली आप देखेंगे क्योंकि इसमें गोरक्ष विजय नाटक में मैथिली और संस्कृत दोनों है, लेकिन पदावली सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि मैथिली में है। ओके, उसके बाद कृति पताका तो इम्पोर्टेंट है ही। ओके, हम लोग के सिलेबस में कृति लता लगा हुआ था। आप लोग यदि पीजी अच्छे से किए हैं तो शायद आप लोग भी पढ़े होंगे। हम लोगों ने तो बहुत सारे पद रट डाला था, इवन कई आलोचनात्मक पुस्तक कृति लता पर पढ़ा हूँ। ओके, यहाँ जो कि बात बताया दिया गया है कि शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे, ये तो पहले ही बता दिया गया है आप लोग को। यहाँ से साथियों काफ़ी प्रश्न बनता है, और यहाँ हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से भी याद रखने का कोशिश करेंगे। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न काफ़ी बनता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये बनाना आसान लगता है, डाटा दिया रहता है, उसे प्रश्न बना दिया जाए। ओके, तो क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ आप याद रखिए कि शुक्ल जी क्या कहते हैं विद्यापति को?
शुक्ल जी श्रृंगारी कहते हैं। आप जानते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं आध्यात्मिक जो चश्मे हैं वो बहुत सस्ते हो गए, मतलब ये व्यंग मार रहे हैं। हाँ, विद्यापति के संदर्भ में कहते हैं आध्यात्मिक चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। तो इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये आध्यात्मिक नहीं है, भक्त नहीं है, रहस्यवादी नहीं है, वो श्रृंगारी हैं। ओके, तो रामचंद्र शुक्ल जी इनको क्या मानते हैं? श्रृंगारी मानते हैं। दूसरा राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी। राम कुमार वर्मा याद रखिए, लेकिन रामवृक्ष बेनीपुरी इसीलिए याद रखिए क्योंकि ये पदावली का संपादन करते हैं। जो विद्यापति पदावली है उनका संपादन करते हैं कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी, और वो इनको श्रृंगारी मानते हैं। ओके, तो श्रृंगारी मानने वाले कौन कौन हैं? सब राम हैं, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी। तीनों राम क्या मानते हैं? श्रृंगारी। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बस भक्त मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऐसे भी याद रख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी यदि शुक्ल जी की जो मान्यता रहती है उसके सामान्यतः विपरीत मान्यता जो है आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखते हैं। इस वजह से आप देखेंगे शुक्ल जी श्रृंगारी मान रहे हैं तो ये भक्त मान रहे हैं। हालांकि अपना अपना लॉजिक है इन दोनों का। ठीक है, ऐसा नहीं दोनों गलत हैं, इसलिए दोनों की मान्यता मान ली जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो ये इतने सारे 5 नाम आपको याद रखने, इसमें से 3, इसमें से 1 और इसमें से 1। जॉर्ज ग्रियर्सन रहस्यवादी, हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्त। हालांकि श्याम सुंदर दास को याद रख सकते हैं भक्त में, तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ श्रृंगारी मानने वालों का नाम आप जरूर याद रखिएगा, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामचंद्र शुक्ल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए यहाँ बच्चन सिंह को विद्यापति जातीय कवि कहा है। तो किसने जातीय कवि कहा है? सॉरी, विद्यापति को बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है। तो किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। हालांकि जातीय शब्द का अवधारणा रामविलास शर्मा के रचनाओं में आप ज़्यादा देखेंगे। ओके, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपसे ऑप्शन में दे देगा बच्चन सिंह और रामविलास शर्मा, तो आप ज़्यादातर लोग मार के आ जाएंगे रामविलास शर्मा। ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चन सिंह ऐसा कहते हैं, विद्यापति को जातीय कवि कहते हैं। ओके, एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ ये जो है नागिन की लहर कौन कहते हैं? और भी पदावली के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहते हैं। मैं यदि क्वेश्चन बनाने वाला हूँ तो मैं क्या कहूँगा? ठीक है, इस तरह से बना दूंगा कि नागिन की लहर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस के पदों को कहा है? तो हम ऑप्शन में दे देंगे कृतिलता, कृतिपताका और पदावली। तो आप गलती करके आएंगे, दोनों में से कुछ मार सकते हैं यदि आप ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो पदावली। ठीक है, तो पदावली के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहा गया है। ओके, यहाँ देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने ही मत के थोड़ा सा विपरीत कुछ लिखते हैं। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको क्या मानते हैं? भक्त मानते हैं। ठीक है, और भक्त मानते हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं श्रृंगार रस के वाक्य सिद्ध कवि हैं। तो थोड़ा सा कंट्राडिक्शन इनके स्टेटमेंट्स में आप देखेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन जब आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन लगेगा नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यहाँ देखिए शुक्ल जी, जो मैं कह रहा था, शुक्ल जी क्या लिखते हैं? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, तो ये देखिए कि किस तरह से व्यंग मारते हैं, तो ये याद रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये श्रृंगारी मानते हैं। ओके, कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। विद्यापति के प्रशंसकों में कई अन्य पद, कुछ उपाधियाँ आप याद रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं। मैथिल कोकिल देखिए। ठीक है, और मैथिल कोकिल किस आधार पे मानते हैं? पदावली के आधार पे। ओके, पदावली के आधार पर मैथिल कोकिल माना जाता है। उसके बाद और कुछ याद, अभिनव जयदेव याद रखना है तो याद रख सकते हैं, वरना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कवि शेखर याद रखिएगा। ठीक है, कवि शेखर याद रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैथिल कोकिल है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, विद्यापति देखिए शिव जी के भक्त थे। हरो उगना कत गेलूँ, इस तरह का एक काफ़ी फेमस है ना। विद्यापति के यहाँ शिव भगवान भी नौकर के रूप में काम करते थे, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मिथिला में काफ़ी फेमस है। ठीक है, और हम लोगों ने बचपन में ट्रेनों में सुनते आए कि, और अभी भी भजन लोग गाते हैं। यहाँ देखिए कृतिलता की रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है, कृतिलता की रचना। ओके, यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था अबट्टा जो अपभ्रंश के आसपास का है, तो ये कहते हैं देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जपो अबट्टा। ठीक है, तो ये अबट्टा, ये पंक्ति भी कई बार पूछी जा सकती है आपको, तो ये पंक्ति आप ध्यान में रखेंगे, देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जपो अबट्टा। बाकी आपसे बहुत पूछने की जरूरत नहीं है।
ये मैंने पहले बताया था, कथू तुरक बरकर बार बार जाते बेघर, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जाने दीजिए। हाँ, ये सब कृतिलता की पंक्तियाँ हैं। ओके, उसके बाद ये आप इम्पोर्टेंट ध्यान में रखेंगे, बालचन विद्याहि भाषा, दुहु नहीं लागल दुज्जन हासा। ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है जो कि मैं पहले से टिक कर रखा हूँ, सरस वसन समय भल पावल, दक्षिण पवन बह धीरे। ठीक है, ये कुछ कुछ पंक्ति जो बहुत फेमस हो गया है वो आपको ध्यान में रखने की याद ज़रूरत है। अब हम जाते हैं 1250 की तरफ। 1253 में हम आ गए हैं। कौन है? खुसरो जी। और इनका देखिए टाइम पीरियड, ये इनके बारे में कहा जाता है कि कई राजाओं का जो है इन्होंने काल देखा है। ओके, तो विद्यापति का जो है ईयर आप याद 1350 था, लेकिन यहाँ आप देखिए खुसरो का टाइम पीरियड आप ध्यान में रखेंगे क्या है, 1253 याद रखेंगे कि नहीं? मिनट, ये इधर चला गया। 1253 आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है 1253 को ध्यान में रखना। और इनका वास्तविक नाम देखिए अबुल हसन है। ठीक है, और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ओके, दो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन है? खुसरो। ठीक है, और इनका असली नाम अबुल हसन। अबुल हसन से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था, आप यदि प्रश्न देखे हो तो। अमीर खुसरो को खरीबुली का आदि कवि कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 11 राजाओं का राज्यरोहण देखे हैं। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई राजाओं का राज्यरोहण देखे हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इनका टाइम पीरियड काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्विवेदी अभी नहीं, हाँ, इनकी रचनाओं में देखिए 100 ग्रंथों की रचना, मतलब 100 रचना बताई जा रही है, लेकिन खाली कवारी, हाँ, बाकी तो पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने, गज़ल, ये सब तो जानते हैं, लेकिन खाली कवारी लोग भुला जाते हैं, तो खाली कवारी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, हाँ, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अपने आप को तूती हिंद कहते हैं। हाँ, हिंदुस्तान की तूती कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप। बाकी इनकी पहेलियाँ मुकरियाँ सब दे रखा है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधे धरा, चाहे चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, आकाश को कहते हैं। बाकी ये सब आप देख सकते हैं, एक ना रच रच किया, ये सब मैं बताया भी था। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप ये दो पंक्ति आप जरूर याद, मोरा जबना न बैलोड़ो भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कसमोरी लाल, हाँ माल। ओके, और ये जेहाल मिसकी मुकुल तगा फुल दुराए नैना बनाए न बताए बतियाँ, किताबें हिजरा ना दारा में ऐजा ना लेहू कहे लगाए छतियाँ, ये हम लोग को याद रहता था। ओके, उसके बाद हाँ, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने विद्यापति और खुसरो को कर लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों कवि। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और आप लोग यदि प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कैसे ज्वाइन करना है वो तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सारी जानकारी लिखा हुआ है प्रीमियम का, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हमें जितना मेहनत करना पड़ रहा है उस हिसाब से मैं समझता हूँ, क्योंकि आपको GS भी पढ़ाना है, तो GS प्लस हिंदी प्लस टेस्ट, सारी बातें हमने साहित्य सहचर प्रीमियम में की हैं, तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत धन्यवाद।